तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एनसेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, यूनिट 1 ऑफ द एनसेट सिलेबस 2025 यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं, जो कौन सा है अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन अपन पढ़ने वाले हैं। पहले एक क्विक इंट्रो हो जाए। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। हम सिलेबस में देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, राउल्ट लॉ पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इनका मतलब क्या होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट डिस्कस ही करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि मैं सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी के लिए जो भी समझना चाहता है पहले सब भूल जाओ। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ सॉल्यूशन के बारे में वो सारी ध्यान से सुनो। ठीक है, तो सॉल्यूशन अपने चैप्टर का नाम है। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक कोई भी कंटेनर में सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट वो होगा जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है वेयर वन सब्सटेंस सोल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट में सोल्यूट रहता है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर अपन ने पानी ले लिया और इसमें सोल्ट डाल दिया, तो ये सोल्ट क्या हो गया अपना, सोल्यूट हो गया। ये पानी क्या हो गया अपना, सॉल्वेंट हो गया। है ना, तो अब सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या है। अब किसी देखो, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है ना। अपन ने सॉलिड डाल दिया लिक्विड में, जैसे कि अपन ने सोल्ट पानी में डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप ऑफ अपना सॉल्यूशन। गैस डाल दी लिक्विड में, जैसे कि CO2 होती है सोडा में, है ना, एग्जाम्पल के लिए। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन अलोइज होता है, इनको भी अपन डिस्कस करते हैं, अलोइज वगैरह क्या होते हैं। है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए अपन क्या डिस्कस करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड वाले सॉल्यूशंस। ठीक है ना, इनको डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। है ना, अपन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी अपने पास लेट से एक ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है अपने पास, सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट में अपन ने क्या डाला है, अपन ने कोई भी सोल्यूट डाला है। सॉल्वेंट के अंदर अपन ने सोल्यूट डाला है, और ये जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके जो कि इस बीकर में है, वो क्या बना रहा है अपना, सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मास परसेंटेज अपन डिफाइन करते हैं, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो गया, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हो गया। है ना, मोलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं अपन, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, जैसे कि अपन ने जो ये सोल्यूट डाला, मान लो ये 2 मोल सोल्यूट डाला अपन। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेट से इसका 1 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसकी जो मोलरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2/1। है ना, ये इसकी मोलरिटी हो जाएगी। ऐसे ही अपन मोलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मतलब कितने मोल्स उसमें सोल्यूट है, डिवाइड बाय मास ऑफ द सोल्वेंट। ये यहाँ पे नोटिस करने की बात है, फॉर्मूला में ये मिस्टेक मत करना, मास ऑफ द सोल्वेंट। कोई क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि अपने को सोल्यूशन का मास दे रखा है ना, सोल्यूट का मास दे रखा है, तो अपन सोल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट का मास, ये अपना सोल्वेंट का मास हो जाएगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूला से ही आया है ना, इस फॉर्मूला से ये डिराइव किया गया है ना। तो अपन ने मोलरिटी डिस्कस कर ली। मोलरिटी के बाद मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। अब जैसे कि अगर अपने पास कोई भी एक कंटेनर है ना, मैंने मान लिया उसमें 2 मोल क्या है, ए है, 3 मोल क्या है, बी है, 5 मोल क्या है, सी है। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज का, अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएगा, 2 + 3 + 5। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपने क्या है, 5 + 3 + 2 = 10। 10 मोल्स अपने टोटल है, और अपने ए का कितना है, 2 है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सिमिलरली अपन ने, अपने पास अभी क्या है, अपने पास सोल्यूट है और सॉल्वेंट है ना। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मतलब क्या हो गया, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया, अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। सिमिलर वे में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, तो वही लिखेंगे अपन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कितने मोल है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया, यहाँ पे अपने सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया, है ना। तो ऐसे डिफाइन करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन को जनरली अपन डिफाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में होता है, और जिसका भी अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है वो अपने ऊपर न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम अब इन चीजों का हम यूज करने वाले हैं आगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने को पूछा गया है कोई भी क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन है ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि जो हमने अभी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है उनको अपन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि अपने पास 5.84 ग्राम ऑफ NaCl है। NaCl अपने पास कितना है, 5.84 ग्राम। उसकी अपने को NaCl का मोलर मास दे रखा है, इज डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द मोलरिटी। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना, तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करो। अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है मोलरिटी निकालना। तो अपने को मोलरिटी का फॉर्मूला पता है। मोलरिटी क्या होता है अपने को पता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। वॉल्यूम लीटर्स में होगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अपने को पता है। क्या अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नहीं, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं है। तो इनको कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास वेट दे रखा है और मोलर मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, इसका जो भी वेट है 5.84 डिवाइड बाय 58.44, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपना क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ NaCl क्या हो गया अपना 0.1 मोल, ठीक है। मोलरिटी अपनी क्या हो गई फिर 0.1 डिवाइड बाय 0.5, है ना। अपन यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.1 डिवाइड बाय अपना वॉल्यूम क्या है 0.5, ये जब निकालेंगे तो अपना आएगा 0.2 मोलर, ठीक है। तो ये अपना बेसिक कैलकुलेशन होगी जो अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी उनके आधार पे। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है। जैसे कि ये तो अपन ने जो अभी जितनी भी बातें डिस्कस की थी ये थी, जैसे कि अगर अपना लिक्विड है सॉल्वेंट और उसमें अपन ने सॉलिड सोल्यूट डाला है, सॉलिड सोल्यूट डाला है और अपना जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है उसके बारे में अपन ने बातें की थी, है ना। अब बाई चांस अपना जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है और अपना जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है, अगर दोनों सॉलिड रहेंगे तो उनको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। कैसे होगा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स कॉमन इन, मतलब उनको अलॉयज बोलते हैं बेसिकली। जो ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ना सॉलिड्स के, उनको अलॉय बोलते हैं। इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का अलॉय है, और स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम और निकल का अलॉय है, ठीक है। जैसे कि तांबा ये सब होते हैं, ये सब अलॉय होते हैं, तो उनको अपन सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, गैस में हो सकता है भाई अपना गैस चाहे लिक्विड में मिल जाए, चाहे लिक्विड में अपना सॉलिड मिल जाए, या फिर सॉलिड सॉलिड में मिल जाए, वो सब क्या होते हैं अपने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अपन ने सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। जैसे कि अब एक बात करते हैं, जैसे कि अपने पास ये है एक सॉल्यूशन, है ना। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पे जो वेपर्स होती है ना, सॉल्यूशन के जस्ट ऊपर जो वेपर्स होती है ना, उनका एक प्रेशर रहता है ना। जो भी गैस रहेगी उसका कोई ना कोई प्रेशर रहेगा, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, जो भी अपना सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो वेपर का प्रेशर है उसे ही हम वेपर प्रेशर करते हैं। यहाँ पे सरफेस पे ही होता है ये वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो अपने एक बात समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपने पास एक यहाँ पे सॉल्वेंट है, लेट्स से ये वाटर है, तो ये प्योर वाटर है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तो इसका कुछ तो भी अपना वेपर प्रेशर होगा, उसको अपन डिनोट करते हैं पी नोट से, इसका वेपर प्रेशर होगा पी नोट से, है ना। अब अपन ने एक और सॉल्यूशन ले लिया जिसमें हमने आधा तो पानी मिलाया, वाटर हो गया, और आधा क्या हो गया, लेट्स से अपन ने अल्कोहल मिला दिया ना, तो आधा वाटर हो गया आधा अल्कोहल हो गया। तो इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है उससे कम ही होगा, है ना, उससे कम ही होगा। क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर होता है, राउल्ट्स लॉ कहता है जो वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब प्योर वाटर था तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना था, 1 था, है ना। जब अपन ने इधर इसको अल्कोहल और वाटर को मिला दिया तो वाटर का मोल फ्रैक्शन घट गया होगा, क्या हो गया होगा, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन कुछ घट गया होगा, और वही राउल्ट्स लॉ बताता है। तो कोई भी अगर अपने को वेपर प्रेशर निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन, इनटू जब वो प्योर स्टेट में रहेगा सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एक बात और यहाँ पे समझते हैं अपन, जैसे कि अपना ये बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने अज्यूम किया कि 1 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है, इसका कुछ तो भी वेपर प्रेशर रहेगा। एक और मैंने सॉल्यूशन लिया बाय चांस, ठीक है, अब इसमें मैंने लिया 5 मोल ऑफ वाटर और 5 मोल ऑफ एल्कोहल, तो इसमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा ये समझते हैं। ठीक है, तो इसमें से अपन है ना, अब जैसे कि जनरली यहाँ पे सिर्फ 1 मोल वाटर है, यहाँ पे 5 मोल वाटर है ना, तो जो वेपर प्रेशर होता है ना वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना ज्यादा अमाउंट है कि क्या है, वो डिपेंड करता है मोल फ्रिक्शन पे। यही राउल्स लॉ में अपन ने भी पढ़ा है। तो ये 1 मोल ऑफ वाटर है लेकिन ये प्योर है ना, तो इसका मोल फ्रिक्शन 1 होगा, तो इसका प्योर स्टेट में पी नोट कुछ होगा, इंटू 1 करेंगे तो इसका पी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पी नोट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मोल फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर का मोल फ्रिक्शन 0.5 हो जाएगा। तो वाटर का अगर मोल फ्रिक्शन 0.5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पी नोट, यहाँ पे जो अपना पी सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, पी नोट इंटू 0.5, तो ये आधा हो जाएगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो कम होगा और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ अपने को बेसिक समझना है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका अपने को अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रिक्शन इंटू पी नोट ऑफ सॉल्वेंट, जब वो प्योर स्टेट में रहेगा तब उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाली जो पी नोट की वैल्यू है इन जनरल ये क्वेश्चन में अपने को गिवन रहेगी, अपने को बस मोल फ्रिक्शन निकालना होगा और अगर अपने को वेपर प्रेशर निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा, तो राउल्स लॉ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि प्योर वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ पी नोट इज इक्वल टू 23.8 mm ऑफ Hg। तो ये अपने को पी नोट गिवन है एट अ गिवन टेम्परेचर इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। ठीक है, अपन ने कोई भी सोल्यूट एक अपने पास वाटर है उसमें अपन ने कुछ तो भी सोल्यूट ऐड किया, तो अगर अपन ने इसमें सोल्यूट ऐड किया है तो मोल फ्रिक्शन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाएंगे एन ऑफ वाटर प्लस एन ऑफ सोल्यूट और ऊपर क्या हो जाएगा एन ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यही होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर अब कम हो जाएगा, पहले क्या था मोल फ्रिक्शन 1 था, अब जो भी मोल फ्रिक्शन होगा वाटर का वो कम हो जाएगा। तो इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड सो दैट द मोल फ्रिक्शन ऑफ द वाटर बिकम्स 0.95। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अपने पास मोल फ्रिक्शन गिवन है, अपने पास क्या गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है प्योर स्टेट में, तो इसका पी ऑफ सॉल्यूशन जो अभी का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 22.61 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक अपन ने इसका एप्लीकेशन देख लिया, राउल्स लॉ का कैलकुलेशन देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो अपन ने अभी तक बेसिक क्या पढ़ा, एक सॉल्यूशन है, अपन ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये पढ़ा। अब अगर अपन ने कुछ भी अपन ने सॉलिड फेज में मिलाया, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिलाया या फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, गैस को लिक्विड में मिलाया, है ना, वो सब अपने सॉल्यूशंस होते हैं, वो अपन ने स्टडी किया। उसके बाद अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा। राउल्स लॉ क्या किसको बताता है कि जो भी अपना सॉल्यूशन रहेगा उसके ऊपर एक वेपर प्रेशर रहेगा, उस वेपर प्रेशर को राउल्स लॉ बताता है कि यार वो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होगा मोल फ्रिक्शन इनटू जब वो प्योर स्टेट में होगा उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो अपना वेपर प्रेशर रहेगा वो होगा शाह इनटू पी नोट। ठीक है, ये होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि अपने पास एक सॉल्यूशन है, अपन ने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में अपने पास क्या है, सॉल्वेंट है ना, और इसमें अपन ने कुछ तो भी क्या ऐड किया, सोल्यूट ऐड किया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो कि डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि बाय चांस प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यार 5 मोल Na+ लिया, है ना, 5 मोल मैंने Na+ लिया, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ तो भी 5 मोल है किसके, Na+ के। तो अगर मैं किसी भी सॉल्वेंट में ये 5 मोल Na+ मिलाऊंगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो, और किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में, मतलब सेम सॉल्वेंट है अपने पास और इसमें अपन ने 5 मोल Cl- मिलाया, इसमें Na+ मिलाया, इसमें Cl- मिलाया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो दोनों के केस में सेम रहे, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि 5 मोल है ना,
सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, वो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसकी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो एक तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अपने को पता है क्या होता है वेपर प्रेशर। कोई भी अपने पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर बन रही है, छोटी छोटी जो वेपर्स हैं, इसी के प्रेशर को अपन वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना। गैस कोई तो भी प्रेशर एक्सर्ट तो करेगी ना, तो ये जो वेपर बन रही है इसका जो प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो जो वेपर, जैसे कि मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया, है ना, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने इसमें और सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट का टाइप क्या है वो मैटर नहीं करता, बस सोल्यूट कितना ऐड किया है, कितना अमाउंट में ऐड किया है, कितने पार्टिकल ऐड किए हैं, वही उससे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सोल्यूट ऐड किया, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने और सोल्यूट ऐड किया, इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो वो किस मतलब कितना कम होगा वो इस फॉर्मूला से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा पी बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अपन ने जैसे कि डेल्टा पी लिया बाई पी नोट, पी नोट क्या है अपने को पता है, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में हो, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, वो बस सॉल्वेंट ही है, उसमें सोल्यूट नहीं है, तो वो पी नोट होता है। तो डेल्टा पी बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग। ये जो ये चीज है ना, ये होती है अपनी रिलेटिव लोअरिंग, है ना। ये किस पे डिपेंड करती है, बस मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है कि अपन सोल्यूट कितना ऐड करेंगे उसी चीज पे डिपेंड करेगी, और किसी चीज पे ये चीज डिपेंड नहीं करेगी। तो ये अपनी रिलेटिव लोअरिंग हो गई। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अपना हो जाता है डेल्टा पी बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट, जहां पे अपना जो डेल्टा पी होता है वो होता है पी नोट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन। पी ऑफ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट ऐड करने के बाद जो अपना वेपर प्रेशर है वो पी ऑफ सोल्यूशन है, जो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में था वो अपना पी नोट है। तो ये अपना हो गया क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल जैसे कि एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर है 80 mm ऑफ Hg। तो अपन ने एक भाई सॉल्यूशन ले लिया और मुझे पता है कि यार इसका जो वेपर प्रेशर मेरा आ रहा है वो है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। वेयर एज द प्योर सॉल्वेंट हैज 100 mm ऑफ Hg। तो जो प्योर सॉल्वेंट था, अभी तो इसमें ये जो सॉल्यूशन है ना इसमें सोल्यूट भी है, ठीक है। तो जब वो प्योर था, प्योर स्टेट में था, तब उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, 100 mm ऑफ Hg, है ना। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूट का, अपना बेसिक फॉर्मूला है, क्या है, डेल्टा पी बाई पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। डेल्टा पी निकाल लेंगे, डेल्टा पी क्या आ जाएगा, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 mm ऑफ Hg, और डेल्टा पी बाई पी नोट क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2। तो ये जो 0.2 आया यही अपना क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ सोल्यूट। सिंपल कैलकुलेशन है, अपन ने कुछ नहीं किया, डेल्टा पी की वैल्यू लिखी, डेल्टा पी की वैल्यू लिखी, पी नोट की वैल्यू लिखी, और यही अपना क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को मेरे ख्याल से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया है कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, जब वो प्योर में रहे और उसके बाद जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद उसके वेपर प्रेशर में चेंजेस आएंगे, है ना। तो उसी चेंजेस को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से डिफाइन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये भी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे ही डिपेंड करता है। पहली बात तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, होता क्या है, ठीक है। जैसे कि वाटर है, वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैंने इसमें कुछ सोल्यूट ऐड किया, इसमें मैंने कुछ तो भी सोल्यूट ऐड किया और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंक्रीज हुआ ना, तो इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अपने पास एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका कुछ तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसमें जब हम सोल्यूट डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो यही एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं कि कितना एलिवेशन हुआ है, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है ना। तो डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 100 से 101 चला गया था ना, तो डेल्टा टी बी यहाँ पे हो जाएगा 101 माइनस 100, मतलब डेल्टा टी बी हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये के बी क्या है, ठीक है। तो के बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं ओब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो के बी अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू है। एम क्या है, एम अपनी है मोलरिटी, एम अपनी क्या है, एम अपनी है मोलरिटी,
ठीक, मोलैलिटी अपन पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी क्या होता था, रिकॉल करो फिर से। मोलैलिटी होता था कि अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अपना वेट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे गलती मत करना, किसमें, केजी में। तो मोलैलिटी अपने को पता है ना, ये अपना कांस्टेंट होता है, ये अपने क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और अपने को डेल्टा टीबी भी पता है कि अगर जो भी एलिवेशन होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि आई क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, आई का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो ये आई होता है ना, इसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो यार मैंने बाई चांस लिया वाटर, मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अब मैंने वाटर में डाला NaCl, ठीक है। वाटर में मैंने डाल दिया NaCl, NaCl मैंने डाला चलो 1 मोल, 1 मोल मैंने NaCl डाला, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। वो क्या है, उसका नेचर क्या है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करते। तो मैंने NaCl डाला। अब वाटर में NaCl जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। तो 1 मोल Na प्लस बन गया, 1 मोल Cl माइनस बन गया। तो अब मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 मोल हो गए। ओ, अपन ने तो निकाला था यार 1 मोल के लिए, पर ये तो बन गए 2 मोल, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। अपन ने क्या अज्यूम किया था कि यार अपन ने सिर्फ 1 मोल NaCl डाला है, लेकिन वाटर में जाने के बाद 1 मोल Na प्लस बन गया, 1 मोल Cl माइनस बन गया। तो अपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए, 2 मोल बन गए। तो अगर अपन बेसिक फॉर्मूला से निकालते कि यार अपना जो ये डेल्टा टीबी है इज इक्वल टू केबी इंटू एम है, तो अपना आंसर गलत आता। क्यों, क्योंकि अपने अज्यूम किया है कि अपने पास सिर्फ 1 मोल सोल्यूट है, लेकिन असल में अपने पास क्या 2 मोल सोल्यूट है। तो जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ना, ये यही होता है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि यार जो भी आयन है ना, जो भी आयन है जैसे कि Na प्लस है, तो ये 2 भागों में टूट गया, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2। अगर कोई अपने पास सॉल्ट जैसे कि ग्लूकोज है ना, अपने पास मान लो ग्लूकोज है ना, ये अगर डिसोसिएट नहीं कर रहा है किसी भी चीज में, है ना, तो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर अपने को लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि अपन अज्यूम करके चले हैं कि अपना जो अपन ने जो भी सोल्यूट डाला है NaCl वो 1 मोल है, लेकिन असल में वो 1 मोल नहीं है, वो 2 मोल है, क्योंकि वाटर में जाने के बाद वो टूट गया है। तो 1 मोल NaCl हो गया अपना, Na प्लस हो गया, और 1 मोल क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। तो असल में ये 2 मोल है। तो इसका जो आई जो वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 भागों में टूटा है। अपन ने मान लिया कि यार अपने पास CaCl2 है, तो ये किस में टूट जाएगा, Ca2 प्लस में टूट जाएगा और 2 क्लोरीन माइनस में टूट जाएगा। तो ये 3 भागों में टूट गया, ये 1 आयन और 2 आयन ये रहे। तो इसका आई क्या हो जाएगा, इसका आई 3 हो जाएगा, ठीक। तो वांट ऑफ फैक्टर समझ में आया, क्या जितना वो डिसोशिएट कर सकता है डिवाइड बाय वो कितना था पहले, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले ये 1 था ना अपने पास NaCl था, लेकिन अब ये डिसोशिएट होकर Na प्लस और Cl माइनस बन चुका है, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर अपना क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो अपन ने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है ना, अपन ने ये पढ़ लिया कि केबी क्या है, केबी एक कांस्टेंट है और उसको भी कांस्टेंट कहते हैं। एम क्या है अपना, एम अपना मोलैलिटी है ना। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, जब अपन कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। केबी अपना क्या हो गया, ऑब्वियसली कांस्टेंट, एम क्या हो गया मोलैलिटी, और आई क्या हो गया अपना वांट ऑफ फैक्टर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो अपना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अपने को क्या निकालना है, डेल्टा टी। जब अपने को 1 मोल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक बात समझना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि अपना जो NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया था, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये डिसोसिएट नहीं होता है तो वही का वही रहेगा, तो इसका आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना अपन ने आया था वही है ना, तो ये कुछ चेंज नहीं करेगा। तो आई तो अपना 1 हो गया, इस चीज से पता चल गया अपने, है ना। यहाँ भी गिवन है वैसे, when 1 mole of non electrolyte is dissolved in 1 kg of water, ठीक है। तो डेल्टा के भी अपना क्या होता है, डेल्टा के भी होता है अपना आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो अपने के पास के बी क्या है, के बी अपने को गिवन, आई क्या है, आई अपने को ये पता है, ठीक है। एम निकालना है, एम क्या होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सोल्यूट। वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपने को क्या दे रखा है, 1 kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है अपने को 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1।
तो अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 इंटू 0.512 ये 0.512 इंटू 1, तो ये अपना क्या हो गया डेल्टा टी बी। अगर अपने से ये पूछे कि ये मिलाने के बाद अपना बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो अपने को पता है कि यार इतना बढ़ गया है, अपने को पता है कि यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है अपना 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ गया है 0.512 बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 100.512 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्लियर है। तो यही होता है अपना एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि कोई भी अपना सेम बात सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर मान लेते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी सोल्यूट ऐड अगर मैं करूंगा एक्स्ट्रा, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पे एम क्या होता है अपना मोलरिटी होता है, के एफ क्या होता है अपना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था ऑब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, और आई क्या है अपना वॉन टॉप फैक्टर। आई की कहानी सेम है, अगर वो टूट रहा है Na प्लस Cl माइनस में टूट रहा है, तो इसका आई क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा मतलब कितने आयन में डिसोसिएट वो कर रहा है। ठीक है, इसी को ही आई कहते हैं। और डेल्टा टी एफ अपन निकाल लेंगे। अब बाई चांस चलो एक बात समझते हैं कि डेल्टा टी एफ आया अपना 1 डिग्री सेल्सियस, लेट्स अज्यूम कि 1 डिग्री सेल्सियस आया है ना। तो अब इस बार जब अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं है ना, तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में अपन क्या करते थे 100 डिग्री सेल्सियस था, तो इसमें ऐड कर देते थे। क्यों कर देते थे, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा। अब इसमें हो रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, 1 डिग्री का डिप्रेशन आया है, तो 0 डिग्री से क्या हो जाएगा -1 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये बात नोटिस करने वाली, ठीक है ना। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें डिप्रेशन होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें एलिवेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक न्यूमेरिकल सिंपल सी एक्सरसाइज है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर 2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आपने को पता है क्या होता है, I इंटू के एफ इंटू एम। एम अपने को दे रखा है 2, दैट डज नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट नहीं होता है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ये हो गया 2। के एफ की वैल्यू क्या अपने को गिवन है 0.512, तो 0.512 के एफ की वैल्यू गिवन। जब अपन वेट ठीक है, अगर अपने को 0.512 के एफ की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे 0.512 आया है। अगर ये के एफ की वैल्यू 1.86 होती है ना, तो यहाँ पे 1.86 आ जाए। ठीक है ना, तो ये थोड़ी मिस्टेक है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये अपना डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का सिंपल न्यूमेरिकल हो गया। के एफ यहाँ पे अगर अपने को क्वेश्चन में 0.512 गिवन है ना, तो यहाँ पे 0.512 आएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी अपन ने पढ़ी कि यार कोई भी प्योर सॉल्वेंट है उसमें अपन ने सोल्यूट डाला, तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये। जैसे कि जब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो केबी और केएफ अपना क्या था कांस्टेंट था। अब देखो होगा क्या ना, इन जनरल तुम्हें क्वेश्चन में केबी और केएफ दोनों गिवन रहेगा, है ना। लेकिन बाई चांस अगर नहीं गिवन रहे, तुम्हें निकालने को बोले, है ना, मान लो एग्जामिनर ने थोड़ा टफ क्वेश्चन सेट कर दिया और तुम्हें गिवन नहीं, तुम्हें निकालना हो, तो केबी और केएफ का फॉर्मूला सेफर साइड पर रह के याद कर लो। ठीक है, तो केबी का फॉर्मूला क्या होता है अपना आर इंटू टी बॉइलिंग, टी बॉइलिंग का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये केबी का फॉर्मूला होता है। केएफ का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू टी फ्रीजिंग इंटू एम इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे बात नोटिस करने वाली, जो टी बॉइलिंग है ना, जब अपन सोल्यूट डाल देंगे उसके बाद जो बढ़ेगा वो वाला नहीं है, जो अपना सॉल्वेंट का ना, जैसे कि अपना सॉल्वेंट है प्योर, है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था जब हमने कुछ भी नहीं डाला, जब प्योर स्टेट में था, वो है यहाँ पे टी बॉइलिंग। ठीक है, टी फ्रीजिंग भी वही है, जैसे कि वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसके वाटर की केस में जो फ्रीजिंग वाला है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये बात नोटिस करने वाली है। डेल्टा एच क्या है अपना, तो डेल्टा एच हो गया अपना मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है ना, एक बार याद कर लेना। सिंपल याद करने वाली चीज है कि यार केबी क्या होता है आर टी स्क्वायर
इंटू एम डिवाइड बाय डेल्टा एच, है ना। तो अगर बॉइलिंग का है तो टेम्परेचर बॉइलिंग का हो जाएगा और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन का हो जाएगा। फ्रीजिंग का है तो ये केएफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग का हो जाएगा, ये फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो केबी और केएफ का भी अपने को क्लियर है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अपने को एटलीस्ट पता रहे, है ना, छोड़ के ना आना पड़े वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन 4th नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो समझते हैं। चलो, जैसे कि यार कोई भी अपने पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे मेरा कुछ तो भी अपना सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब ये सॉल्वेंट धीरे धीरे इधर पास कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट इधर पास कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट इधर पास कर रहा है, जब इसमें मैं सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो ये पास करना कम हो जाएगा, जो जितना पास कर रहा है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अपना, इट इज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन with a higher concentration to prevent the solvent from passing through the membrane। अपना सॉल्वेंट था वो पास कर रहा है, जैसे कि यार अपन ने जब अपन ने पानी लिया, जैसे कि इसमें अपन ने वाटर ले लिया, पानी ले लिया, है ना, तो किसी भी चीज से इजीली पास कर जाएगा। जब इसमें अपन ने नमक मिला दिया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इससे पास होने में, उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से पास होने में डिफिकल्टी आएगी, है ना। तो जो डिफिकल्टी आएगी उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कि इट इज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन। अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रेशर होगा टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, ताकि जो उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पास ना करे, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अपने सिंपल ये फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी। आई क्या होता है, सेम अपना वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कितना डिसोसिएट करेगा कोई आयन उस पर डिपेंड करता है आई, है ना। आई क्यों इंपॉर्टेंट है वांट ऑफ फैक्टर, क्यों, क्योंकि अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, इसलिए आई इंपॉर्टेंट है। एम, एम होती है अपनी मोलरिटी। पिछली बार जब एलिवेशन और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में अपना जो था उसमें क्या था, मोलरिटी था, इसमें क्या है, मोलरिटी है ना, मोलरिटी। आर क्या है अपना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है अपना, टेम्परेचर है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0.0821, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी। इसमें कौन सी चीज क्या है वो सारी चीज अपने को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अपने को एक आया है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आई एम आर टी, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू हो गई, एम की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.5, टी की वैल्यू अपने को दे रखी है 298। आर क्या लें, आर दो टाइप से होते हैं, ठीक है। आर की एक वैल्यू 8.314 भी होती है, 0.0821 भी होती है, ठीक है। तो कब बेसिकली है ना, ये कंफ्यूजन रहता है कि आर की वैल्यू क्या यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे, एक गलत आएगा एक सही आएगा। तो आई की वैल्यू क्या यूज करें, तो जैसे कि जब अपने को लीटर एटीएम में होता है ना, लीटर और एटीएम में होता है, तो हम 0.0821 यूज करते हैं, है ना। तो अपने पास जो मोलरिटी है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये लीटर में होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज अपने पास किस में है, लीटर में है। तो लीटर में है तो अपन क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर अपने पास सिंपल एसआई यूनिट में है तो अपन ये यूज करेंगे। तो ये वाला आर कब यूज करते हैं, 8.314 जब एसआई यूनिट्स के लिए अपन सॉल्व करते हैं। ये वाला आर कब यूज करते हैं, जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर्स में हो तब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुतों को इसी में कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल ये जो अपना पुट किया था तो 1 यूज कर लिया, 0.5 यूज कर लिया, 0.0821 और 298, तो ये अपना ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। तो अब बेसिकली अपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अपनी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। क्या क्या पढ़ी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों जितनी भी प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है वो हमने समझा, चारों के फॉर्मूला पढ़े, तो मतलब कभी भी हमें ये सब कैलकुलेट करने को आया तो हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, इसे घर से ट्राई करके लाना है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ही बेस में ये क्वेश्चन है अपना, है ना। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, 0.2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, जिसको अपन ने 300 केल्विन पे प्रिपेयर किया है,
तो अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इसका आंसर तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में इसे सॉल्व करेंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार क्विक रिकेप ले लेते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा वो क्या हमें याद भी है या नहीं, है ना। तो अपने को जो भी हम तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना वो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार इस चैप्टर में ये चीजें हैं, इन सब के फॉर्मूले ऐसे 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 होते हैं, है ना। और इन सब का सिग्निफिकेंस ये है, इनको ये कहते हैं, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने सबसे पहले सॉल्यूशन था यार, ये चैप्टर का नाम आ गया सॉल्यूशन। अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में अपन ने पढ़ा कि यार गैस में भी हो सकता, गैस लिक्विड में घुल जाए या फिर सॉलिड लिक्विड में घुल जाए, सॉलिड सॉलिड में घुल जाए, ये अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा, है ना। इनको सॉलिड सॉलिड में घुल जाए इनको क्या कहते हैं, इनके एग्जांपल देखिए, वो सारी चीजें पढ़ी, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। ये पहली चीज अपन ने पढ़ी। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी, अपन ने पढ़ा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, कोई भी अपने पास सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, उसका कुछ वेपर प्रेशर होता है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी रहेगा, उसका कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, राउल्ट्स लॉ पढ़ा और कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। क्या क्या पढ़ी अपन ने, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज, ये चारों चीजें पढ़ी, ठीक है। तो अभी तक इनको ही तुम रिवाइज करो, ये वाला क्वेश्चन करके आना, कमेंट में तुम इसको बता सकते हो, अगली क्लास में इसे हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद सॉल्यूशन के जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम और अच्छे अच्छे टॉपिक जो कि थोड़े सोचने वाले हैं, जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। अभी के लिए तुम यही क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, है ना। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, अगले पार्ट में मिलते हैं और सोल्यूशन पढ़ते हैं। बाय बाय।